हाँ, सही थंबनेल पे क्लिक किया एंड यस, ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक अच्छे भारतीय हो तो टाटा या महिंद्रा की गाड़ी लेनी तो बनती है। इसको जानने के लिए थोड़ा हिस्ट्री समझना जरूरी है। अच्छे से समझाएंगे पर ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हिस्ट्री टाइम। 12वीं सदी में जब यूरोपियन क्रूसेडर्स पहली बार वेस्ट एशिया पहुंचे थे, तब उनका सामना ऐसे सैनिकों से हुआ जो ऐसी तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे जिसने ये गोरे लोगों की धज्जियां उड़ा दी थी। कहते थे कि वो तलवार हवा में उड़ते हुए पंख को भी काट सकती थी और अनगिनत युद्धों के बाद भी अपने धार बनाए रखती थी। इस लाजवाब तलवार का नाम उन्होंने उस जगह के नाम पे रख दिया जहां उन्होंने इस तलवार को पहली बार देखा, डमास्कस। पर ये तलवार कहीं और से डमास्कस नहीं आया था। हाँ, पर उन्होंने उस लोहे का नाम वहीं पे रख दिया जहाँ पहली बार इस पे नजर पड़ी। कोई नहीं, दिमाग कम होगा इनमें। पर क्या आपको पता है कि ये टॉप क्वालिटी वर्ल्ड फेमस लोहा जो आज भी डमास्कस स्टील के नाम से फेमस है, वो एक्चुअली में आया कहाँ से? मद्रासपट्टिनम एके मद्रास एके मॉडर्न डे तमिलनाडु। इसको हिंदुवानी बोलते थे ये लोग। पर कार चैनल होते हुए ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि एक समय पर भारत में मैन्युफैक्चर्ड सामान दुनिया भर में टॉप क्वालिटी माना जाता था। मेड इन इंडिया वाज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट वाज अ मैटर ऑफ क्वालिटी। नाइस। फास्ट फॉरवर्ड करो 1900s में 200 साल के ब्रिटिश राज के चक्कर में हमारी देश पूरी तरह बढ़ गई थी। नमक तक पे टैक्स लगा के इन लोगों ने हमारी मार ली थी। टॉप क्वालिटी टेक्सटाइल, स्टील गुड्स, लग्जरी गुड एक्सपोर्टर से सीधा कंगाल स्टेट पे लेके आ गए। जो कंट्री यूरोप का मुकाबला कर सकता था इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स में, उसको अफ्रीका से भी बदतर हालात में छोड़ दिया। और क्योंकि ये काफी नहीं था, इन्होंने बंटवारा करके एक आखिरी बार हमारी मार ली जाने से पहले। यार ये सब हमें क्यों बता रहे हो? इट्स द पास्ट बोल रहे होंगे काफी लोग, बट द पास्ट इज व्हाट मेड द प्रेजेंट। इसीलिए ये जानना जरूरी है। अब आते हैं 1950s पे। वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली खत्म हो गई। अमेरिका दुनिया का हीरो बन गया और जर्मनी अपने इंडस्ट्रीज को रीबिल्ड करना शुरू कर रहा था। अब याद रखने वाली बात ये है कि जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों को ब्रिटिश सरकार लूट नहीं पाया क्योंकि उनकी डिफेंस थोड़ी स्ट्रांग थी और मोर इम्पोर्टेंटली ज्यादा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज था नहीं इनके पास लूटने लायक। इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए एक नॉट सो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था और ये आ गए हमारे यहाँ। इसी चक्कर में जर्मन ने ध्यान दिया बढ़िया खाना बनाने में और एडवांस हथियार बनाने में। हाउएवर वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद यूएसए ने बोल दिया, भाई जर्मनी अब तेरी हथियार बनाना बिल्कुल बंद। कुछ भी और कर ले, हथियार एकदम नहीं। नो। छोटी मोटी हथियार? नो। हैंडगन्स? नो। क्रॉसबो? नो। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, एक और देश भी थी जिसको सेम टर्म्स मिले, जापान। तो अब सोचो, ये दो देश हैं, दोनों एक ही चीज नहीं कर सकते, वो है वेपन्स बनाना। तो इन्होंने क्या किया? अपनी सारी एनर्जी, सारा इंटेलिजेंस, सारा पैसा लगा दिया दूसरी चीजों में, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। जर्मनी ने सोचा ठीक है हथियार नहीं बना सकते तो बना देते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियां। BMW, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, ऑडी, ये सब इसी वजह से आज इतने डोमिनेंट हैं ग्लोबली। उनकी प्रिसीजन इंजीनियरिंग, उनकी क्वालिटी, ये सब वही माइंडसेट है जो पहले वेपन्स में काम आती थी। और जापान भी कोई कम नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद यूएसए काफी गिल्ड ट्रिप पे चला गया था और जापान के पास यूएसए से भर भर के फाइनेंशियल हेल्प, वीजा हेल्प, नॉलेज ट्रांसफर सब मिला था बहुत सालों के लिए, जिसके वजह से टोयोटा, होंडा, कावासाकी, सुजुकी, सोनी, पैनासोनिक जैसे कंपनीज अपने सामान को एक्सपोर्ट करके अपनी संपत्ति बढ़ा रहे थे। और आयरनी तो देखो, आज अमेरिका खुद जर्मन और जापानीज कार्स को इंपोर्ट करता है। मतलब जो देश तुमसे हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, आज वो इकोनॉमिकली तुम्हारी ही मार्केट में चाया हुआ है। वाह भाई। तो फिर इंडिया का क्या हुआ? 1947 में आजादी तो मिली थी पर देश टूटा फूटा था। सदियों से इकट्ठा किया हुआ खजाना खाली हो गया था। अब क्या करें? जर्मनी जैसे इंडस्ट्रीज थे नहीं क्योंकि ब्रिटिश राज, और हालात हमारी जापान के बहुत करीब थी। हाउएवर जापान की तरह यूएसए से कोई सहायता भी नहीं मिल रहा था हमें। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बट बेसिकली भारत एक बड़ी, गरीब और अनाथ देश बन गई थी। इट इज बेसिकली द वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट टू अ कंट्री। उस टाइम के गवर्नमेंट ने सोचा भाई अगर अब मार्केट्स खोल दे इंपोर्ट के लिए तो ये लोग फिर से देश को खा जाएंगे। प्लस अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर खुद पैसे नहीं थे गाड़ियां वाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए। तो उस टाइम के गवर्नमेंट ने सोचा कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, छोटा ही सही, हम खुद से इंडस्ट्रीज खड़ी कर देंगे जिससे लोकल इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी, प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे लोगों को एंड मोर इम्पोर्टेंटली जनता के पास खर्चने लायक पैसे आ जाएंगे क्योंकि नौकरी लग गई ना। प्लान वाज परफेक्ट बट इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। इन्होंने सोवियत यूनियन का मॉडल कॉपी कर लिया जिसमें गवर्नमेंट ही सब कुछ बनाएगी, स्टील, सीमेंट, बिजली, गाड़ियां, सब कुछ, और प्राइवेट कंपनीज उन पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका नाम था लाइसेंस राज। मतलब अगर आपको एक फैक्ट्री खोलनी है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लो, अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फिर परमिशन लो, अगर प्राइस चेंज करनी है फिर भी परमिशन लो, अगर नई प्रोडक्ट बेचनी हो, यू गेस्ड इट, फिर भी परमिशन लो। बेसिकली हर चीज के लिए गवर्नमेंट की स्टैम्प चाहिए थी और जिन लोगों ने गवर्नमेंट से काम
निकलवाया, जानते हो कितना दर्दनाक होता है। इस सिस्टम में टाटा महिंद्रा जैसी ऑटोमोटिव कंपनी सिर्फ सरवाइव कर पा रही थी। महिंद्रा 1950 से 1990 तक सिर्फ एक ही टाइप के जीप्स मैन्युफैक्चर कर पा रहा था, क्योंकि बस इतने की लाइसेंस थी, चाह के भी कुछ और नहीं बना सकते थे वो। और टाटा की हालत देखो, महिंद्रा की तरह 1950 से 1990 तक सिर्फ ट्रक्स बनाते थे ये लोग, क्योंकि लाइसेंस ही नहीं था कुछ और करने का। अर्ली इंडिया में अगर कार चाहिए तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, हिंदुस्तान एम्बेसडर या प्रीमियर पद्मिनी। और इनोवेशन, भाई एम्बेसडर बेसिकली एक 1948 की ब्रिटिश मोरिस ऑक्सफोर्ड थी, जिसको हम 40 सालों तक बनाते रहे बिना कुछ बदले। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड डज नॉट स्टॉप। सेम टाइम में देखें तो जर्मन लोग 40 साल में BMW, ऑडी कहां से कहां तक ले गए। पर एक चीज फेयर तो बोलनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने वो किया जो उस वक्त जरूरी था। देश में स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक कोर इंडस्ट्रियल बेस चाहिए था, कैपिटल नहीं था, इंजीनियर्स लिमिटेड थे और देश में 300 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग। नथिंग वाज इजी। और फिर आया 1991 जब गेम बिल्कुल पलट गया था। 1991 में इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका था। लिटरली हम अपना सोना RBI के वॉल्ट से निकाल के इंग्लैंड भेज रहे थे गिरवी रखने। और तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बोला बहुत हो गया लाइसेंस राज, अब खोल देते मार्केट को। और जैसे ही मार्केट खुला तबाही मच गई। फॉरेन कंपनीज आए, कंपटीशन आया और इंडियन कंपनीज के पास कोई और चॉइस था ही नहीं, या तो इनोवेट करो या मार्केट से गायब हो जाओ। और यहीं पे टाटा और महिंद्रा की असली कहानी शुरू होती है। फाइनली इनको लाइसेंस वगैरह मिल गए नए फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर देने के लिए। एंड उस टाइम के गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पॉलिसी वाइज इनको हेल्प भी किया बाय फोर्सिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स टू वर्क विद लोकल कंपनीज। इसीलिए आज आप देख सकते हो सुजुकी सिर्फ सुजुकी नहीं है, वो मारुति सुजुकी है। होंडा सिर्फ होंडा नहीं है, बल्कि होंडा CL इंडिया कार्स है, जिसमें मारुति एंड CL आर इंडियन कंपनीज। महिंद्रा अपना गाड़ी बेस करता था पुराने जीप पे और साल 2000 में बोलेरो निकाला अपने पुराने एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करके। महिंद्रा ने क्लियरली SUVs पे अपना फोकस कर लिया, एक सेगमेंट जो उन्हें एक्चुअली समझ आता है, क्योंकि उनका बेस एग्रीकल्चर और डिफेंस में पहले से ही है। तो SUV के बारे में बात करें तो दे नो व्हाट दे डूइंग। स्कॉर्पियो 2002 में आया एंड जेन्युइनली मुझे याद है वो एक मोमेंट था जब सारे भारतीय लोग बोल रहे थे भाई ये तो अपनी देश की भी है और अच्छी भी लग रही है देखने में। और टाटा ने क्या किया, इन्होंने मर्सिडीज के साथ टाई अप करके उनसे काफी नॉलेज लिया। उन्होंने बोला हम एक कार बनाएंगे ताकि आम भारतीय भी खरीद सके। रिजल्ट 1998 में इंडिया फर्स्ट इन हाउस पैसेंजर कार इंडिका को लॉन्च किया। हाँ, इंडिका में काफी इश्यूज थे बिकॉज इट इज अ फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, लेकिन जो इंजीनियरिंग उन्होंने सीखी, जो प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग में, वो सारी नॉलेज बाद में उन्होंने बेटर कार्स में यूज किया। भारतीयों ने खरीद तो लिया इनकी गाड़ियां और आज भी काफी बिकते हैं, बट एक बैड नेम अटैच हो गया है, लो क्वालिटी, लो रिलायबिलिटी और बैड फिनिश का। पर एक चीज ध्यान में रहे, 90s में महिंद्रा और टाटा को फॉरेन मैन्युफैक्चर से कंपेयर करना बिल्कुल पागलपन है। जब टोयोटा और मर्सिडीज अपने 60 से 70 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे अपनी क्वालिटी परफेक्ट करने में, टाटा और महिंद्रा ने वही 60 साल सिर्फ सर्वाइव करने में लगा दिया था। तो कंपैरिजन इज नॉट फेयर। एक बार बैक सीट लेके देखे तो सिर्फ 20 से 25 साल में टाटा इंडिका से हैरियर में पहुंच गया। महिंद्रा बुलेरो से XUV 700 और XCV 90 और B6 जैसे कटिंग एज गाड़ियां बना रहा है। आज की डेट में अंग्रेज जो मजाक उड़ाते थे भारतीय गाड़ियों का, वही ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा थार की भयंकर डिमांड है, क्योंकि इट्स अ जीप फॉर हाफ द कॉस्ट। टाटा ऑटोमोटिव को 2024 में ग्लोबल डिजाइन अवार्ड भी मिला जर्मनी में। ये वही लोग हैं जो एक टाइम पे सिर्फ यूटिलिटी व्हीकल्स और ट्रक्स बनाते थे क्योंकि लाइसेंस नहीं था इनके पास। तो वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, क्यों लेनी चाहिए टाटा, महिंद्रा, फोर्स, JSW जैसे मैन्युफैक्चरर से इंडियन गाड़ियां? देखो भाई, हम ये नहीं कह रहे कि ये मर्सिडीज या BMW या इवन होंडा उनसे बेटर है। कैसे होंगे? इफेक्टिवली सिर्फ 25 साल से गाड़ियां बना रहे हैं लोग, लेकिन इनकी लंबी जर्नी तो देखो 1950 से 2026 तक। कोई भी दूसरा देश ऐसा नहीं है जहां इतने कंस्ट्रेंट्स में इन कंपनीज को काम करना पड़ा। जर्मनी को मार्शल प्लान मिला, प्लस उनके पास पुराने इंडस्ट्रीज थे। जापान को अमेरिकन मनी मिली, पर हमारे पास सिर्फ लाइसेंस राज था, और उसके बाद भी ये लोग खड़े हैं और आज फुल ऑन गदर मचा रहे हैं। ये थोड़े इधर उधर खामियां तो है, बट गदर नॉनदलेस। एक तरीके से 1970s हमारे लिए अब आया है। ऑडी वगैरह को लोग भर भर के लेते थे जर्मनी में, इवन दो वो बुरी तरीके से ग्लोबली अनरिलायबल माने जाते थे 1970s में। तो जर्मन लोग ले क्यों रहे थे? क्योंकि उनको पता था भाई अगर आज सपोर्ट करेंगे तभी कल को ये वर्ल्ड क्लास बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लाइंडली तारीफ कर दो देसी ब्रांड्स की, ऑन द कॉन्ट्रेरी अपने फीडबैक से इनको पुश करो टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स। गंदी क्रिटिकल फीडबैक दो इनको, पर अपने पैसों से जब इनकी गाड़ी आप लेते हैं, इनकी इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ को आप फ्यूल कर रहे हैं। और अगर भारतीय गाड़ी नहीं ले रहे हो, बाहर की गाड़ी ले रहे हो जैसे फोक्सवैगन हो गई, तो आप बेसिकली अपने पैसों से उनकी रिसर्च और ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं। तो चॉइस इज योर्स। मेड इन इंडिया फिर से एक टॉप लेवल इनोवेशन और क्वालिटी का स्टेटमेंट बन सकता है दुनिया भर में, पर ये सिर्फ कार बायर्स के हाथ में है। अब समझे व्हाई यू शुड बाय टाटा, महिंद्रा और एटलीस्ट वन इंडियन कार। आप भी इनके ग्रोथ स्टोरी के पार्ट बन सकते हो, या मत बनो। थार और नेक्सॉन वैसे भी वेटिंग पीरियड में है। एंड एज यूजुअल कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।